सरकार किस चीज़ का जश्न मना रही? कहीं गारंटी में लिखा कि पहले ही 10 गारंटियां पूरी करनी है और अब कुछ दिनों में ऑपरेशन लोटस होने वाला है। यदि राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी आती है तो उन्हें लज्जा आनी चाहिए इस चीज़ पर कि वो हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। लेकिन इस समय पर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा देखने को नजर हमारे हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर मैंने अन्य राज्यों से बहुत कम है। जिस प्रकार की स्टोरी प्लांट की गई है वैसी है नहीं। कुछ पत्रकार महोदय हमारे शुभचिंतक है जो स्पेशल इस बात को, कांग्रेस ने निवेशकों को, उद्योगों को भगाने का प्रयास किया है। प्रदेश की संपदा को लुटा दिया इन्होंने। मैं बताऊं कैसे लुटाया इन्होंने। बिल्कुल। अब नया जो यहाँ पर राज्य आप कर्मचारी चयन आयोग बना रहे हैं उसमें कितना समय लग जाएगा? 3 गारंटियाँ यहाँ पर सरकार कह रही है कि हमने कंप्लीट कर दी है, वो ऑन ग्राउंड कंप्लीट नहीं हुई है। 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें लोग बोलेंगे कि इन्होंने गारंटियां पूरी की नहीं की, उसके आधार पर वोट डालेंगे। इस बात का मुझे जरूर मलाल है, दुख भी है। सरकार ने 12 महीनों में 12,000 करोड़ कर्जा ले लिया है और कर्जे के बोझ में डुबा दिया है। 14,000 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने कर्जा लिया क्योंकि चुनाव जीतने थे। अगर क्रशर बंद करना भ्रष्टाचार है तो क्रशर खोलना क्या है? बिंदल जी की कुर्सी के पीछे कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता पड़े हुए हैं तो उनको तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। जयराम जी को ये लग रहा है कि अगर मेरे को लोकसभा का इलेक्शन लड़ाने को बोल दिया, लेकिन अब बीच में यदा कदा कुछ नहीं, यदा कदा कुछ नहीं। इस तरह के, चाहे हम संगठन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, थोड़ा बहुत चलता है। 2023-24 का मेरा आंकड़ा 6600 करोड़ रुपए का बिल्कुल सही है। मैं सरकार में रह के ये बात कह रहा हूँ। इसी साल हम 20,000 लोगों को सरकार में रोजगार दे रहे हैं। ये 5 साल डबल इंजन की सरकार रही, इनकी बात नहीं सुनी। हो सकता है कि हमारी बात सुने जी। वो पहले भी ठगते ले जनता को जी, अब भी ठग रहे उनके नेता। उन्होंने जितने भी पेपर लिए उसके रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुए। सत्ता परिवर्तन के संकल्प से हिमाचल प्रदेश में आई सरकार को लगभग 1 साल होने जा रहा है। हालांकि किसी भी सरकार का कामकाज 1 साल में आंकना सही नहीं होगा, या हम कह सकते हैं एक तरह से जाति यहाँ पर होगी, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल में किस गति से काम हुए, सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही, इन सभी पर आज हम बातचीत करेंगे। और इस खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मौजूद है। सर, लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। 1 साल का जश्न सरकार धर्मशाला में मनाने जा रही है और सत्ता परिवर्तन के संकल्प से आप आए। इस 1 साल के टेन्योर की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल में क्या कुछ चैलेंजेस, क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने रही और कैसे आपने उनको पार किया, और इन फ्यूचर कैसे आप उसके लिए प्लानिंग्स बनाकर चले हैं? देखिए, जब सरकार बदली तो ना मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था जी, ना ही मैं सीएलपी नेता था जी। मैं चेयरमैन कैंपेन कमेटी था और लोगों ने यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाई और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। जी। पहले दिन से ही हमने फैसले लेने शुरू किए और आज मैं कह सकता हूँ कि 1 साल में हमने ऐसे फैसले किए जिससे व्यवस्था परिवर्तित हुई और आज हम उस व्यवस्था परिवर्तन में आगे बढ़ रहे हैं और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका लाभ आम जन और आम नागरिकों को मिलेगा। जी। जहाँ तक कि 1 साल के कार्यकाल की बात है उसके लिए हम बुकलेट भी जारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि 1 साल के वक्त में सरकार का क्या कार्यकाल रहा, तो सरकार ने 365 दिन में 365 फैसले किए जो जनता के हित में थे। सबसे बड़ा फैसला एक था कि जब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में ये पता लगा कि जो भर्तियां हैं जी, उनके पेपर लीक करवाए जा रहे हैं, पेपर बेचे जा रहे हैं, और हमारी सरकार ने इसका जाल बुना। जब कुछ युवाओं ने हमारे पास शिकायत की और उसके बाद हमने वो जो पेपर बेचे जा रहे थे, पेपर लीक किए जा रहे थे, उसका भंडाफोड़ हुआ और हमने एक सख्त कदम उठाते हुए सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया। जी। अब उसके बाद कुछ महीनों बाद अब नया राज्य चयन आयोग बना है और जल्दी भी इसमें नियुक्तियां होगी
पर जब तक राज्य चयन आयोग में नियुक्तियाँ नहीं हो रही है, हमने सारा काम लोक पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया है और अभी कंडक्टर की भर्तियां भी शुरू हो चुकी हैं और भी भर्तियां शुरू होगी। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हमने ये सख्त कदम उठाया और निश्चित तौर पर युवाओं के साथ अन्याय ना हो। जो अन्याय हो रहा था, मेरिट में जो लोग थे वो सिलेक्शन नहीं हो रही थी, जो पेपर खरीद रहा था उसकी सिलेक्शन हो रही थी, तो निश्चित तौर से हमने इस भ्रष्टाचार को दूर किया। जी, हम पिछली सरकार की तरह सोए नहीं रहे कि पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द कर दिया और दोबारा पेपर करवा दिया। हम कार्रवाई की हमने। हम भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी, उन्होंने जितने भी पेपर लिए उसके रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुए। चाहे JOIT का 817 है जिसमें 2,26,000 के करीब युवा बैठे और 900 कुछ नंबर है पोस्ट कार्ड का, उसके रिजल्ट नहीं निकले। मैंने कहा कि हमें इन बच्चों के साथ जो 4-4 साल से JOIT का पेपर दे के बैठे हैं उसका रिजल्ट निकालना है और हमने सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ी और हम सुप्रीम कोर्ट से वो लड़ाई जीते। अब हम जल्दी उन बच्चों का रिजल्ट निकालने वाले हैं। पिछली सरकार और हमारी सरकार का ये अंतर है कि हम फैसले लेते हैं और फैसलों पर अमली जामा पहनाते हैं और लगनशीलता से काम करते हैं। एक उदाहरण पिछली सरकार का मैंने दे दिया कि 4 साल में सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसी को नहीं ढंग से लड़ पाए। तो इस ढंग से ये सरकार जो पिछली थी उन्होंने कार्य किया और हमारी कार्य में ये अंतर है। तो कई परिवर्तन आए हैं और कई विभागों की व्यवस्था परिवर्तन हुआ है और कुछ में अभी व्यवस्था परिवर्तन करना रह गया है। बिल्कुल सर, व्यवस्था परिवर्तन पर भी बात करेंगे, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एक तरह से जो गारंटियों की परंपरा है वो कांग्रेस लेकर के आई और जनता ने भी खूब कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया। लेकिन भाजपा यहाँ पर आरोप ये लगा रही है कि जो 3 गारंटियाँ यहाँ पर सरकार कह रही है कि हमने कंप्लीट कर दी है, वो ऑन ग्राउंड कंप्लीट नहीं हुई है। उन आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है जी, उनका काम विरोध करना है। वो पहले भी ठगते ले जनता को जी, अब भी ठग रहे उनके नेता। जयराम ठाकुर जी ये बोले कि हमने पहली कैबिनेट में की और पहली कैबिनेट में हमने OPS लागू किया, ये हमारी पहली गारंटी थी। जी, जयराम ठाकुर जी अगर ये बोल दे कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की पहली गारंटी को पूरा नहीं किया तो झूठ होगा। जी, बोले तो सही हो। दूसरी गारंटी हमारी 680 करोड़ की ई स्टार्टअप योजना है, उसका पहला भाग हमने ई-टैक्सी के रूप में शुरू कर दिया। जी, और तीसरा हमारे 4 इंग्लिश स्कूल बोल रहा था हमने पूरे ही जो स्कूल है उनका उसमें हमने इंग्लिश मीडियम कर दी। तो ये सब चीज़ें बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, इस सरकार के खिलाफ बोलने को कुछ नहीं है। 2 चीज़ें बोलते कि गारंटियाँ पूरी नहीं की और अब कुछ दिनों में ऑपरेशन लोटस होने वाला है। मैं उस बात का भी बता दूँ। जी, वो इसलिए बोलते हैं कि जो उनका कैडर है उसको थोड़ा सा सत्ता का लालच दिखाया जाए ताकि लोकसभा इलेक्शन तक वो उनको वोट डाल सके, वरना वो लोकसभा इलेक्शन में युवा उनको वोट डालने वाला नहीं है। युवा किस बात का वोट डालेगा? जिनके समय ना रोजगार मिला, जिनके समय रोजगार के अवसर के समय तहत पेपर लीक हुए, भ्रष्टाचार हुआ और जो पेपर उन्होंने रोजगार निकाले भी वो सब कोर्ट या तो हाई कोर्ट में पेंडिंग हुए या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हुए। तो जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनकी तरफ वोट क्यों डालेगा? वो कांग्रेस की प्रति वोट डालेगा। कांग्रेस रोजगार भी निकाल रही है, कांग्रेस उनके जो 4 साल से पड़े पेंडिंग केस थे उनके रिजल्ट भी निकाल रही है और भी जो हमारे पास संसाधन है उनसे और रोजगार के अवसर पैदा करने की कांग्रेस सरकार कोशिश कर रही है। तो क्या मिशन लोटस से वो अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज अप करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मिशन लोटस से ये चार्ज अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है उसमें हम मिशन लोटस करो। उन्होंने कहा है कि हमारी बातचीत भी चल रही है। तो जल्दी करो, हम तो बोलते हैं आप जल्दी करिए बोलना जी। लोगों को लोकसभा तक वो अगर इतने जल्दी करने वाले हैं तो करके दिखाइए ना। जी,
हमने तो 1 महीने बाद कैबिनेट एक्सपेंशन की जी। और हिमाचल प्रदेश की जब से कानून बना कि 10% ही एमएलए मंत्री बनेंगे, पहली बार वीरभद्र सिंह जी की कैबिनेट में भी 12 मंत्री बनते थे, धूमल साहब की कैबिनेट में भी 12 मंत्री बनते थे, जयराम ठाकुर जी की कैबिनेट में पूरे 12 बनते थे। हमारी कैबिनेट में सिर्फ हमने 9 मंत्री बनाए और 3 पोस्टें खाली रखी जी। तो उनको तो इसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए, सिर्फ कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कि हम जैसे और स्टेट्स में सरकारें गिराते आए हैं उसके तहत ये सरकार भी हम गिरा देंगे। तो कार्यकर्ता सोचते हैं यार क्या पता गिरा देंगे तो हम इनके साथ चलते हैं। जी जी, ये है उनकी थ्योरी, इसमें कोई ज़्यादा सफलता उनको मिलने वाली नहीं। जी सर, सभी जानते हैं इस समय हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें, एक नेचुरल कैलेमिटी आई, उससे बड़ा लॉस हुआ, सारी चीज़ें रही। सरकार की अगर हम बात करें तो 10 गारंटियों को पूरा करने की बात यहाँ पर कह रही है। 10 में से ना 3 गारंटियाँ पूरी कर दी है जी, और बाकी की 7 गारंटियाँ आने वाले 4 सालों में पूरी की जाएगी। कहीं गारंटी में लिखा कि पहले ही सार 10 गारंटियाँ पूरी करनी है? जी, हमारे किसी गारंटी पत्र में लिखा है? नहीं ऐसा। किसी प्रतिज्ञा पत्र में लिखा है? हमने कहा है कि जब हमारी सरकार रहेगी 5 साल में हम सारी सरकारी गारंटियाँ पूरी करेंगे और उसके 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें लोग बोलेंगे कि इन्होंने गारंटियाँ पूरी की नहीं की, उसके आधार पर वोट डालेंगे। जी, ये तो राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की राजनीति चलती रहती है। जी सर, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो सिंगल इंजन फिलहाल यहाँ पर है और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हिमाचल की खूब पैरवी कर चुके हैं, चाहे नेचुरल कैलेमिटी की बात हो या फिर आगे पीछे हो। केंद्र की तरफ से हिमाचल प्रदेश को अभी तक किस तरह का एक तरह से सहयोग मिला है या किस तरह से रिस्पांस केंद्र का रहा है हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट? देखिए, ये तो डबल इंजन की बात जो करते थे ना, ये पता नहीं किस तरह से ये डबल इंजन की बात करते थे। हम सोवरेन स्टेट के एक पार्ट है जी, हम स्टेट है, तो हमारे जो संबंध है केंद्र सरकार से वो अच्छे भी है और मैं अपनी बात को मजबूती से रखता भी हूँ जी। और केंद्र सरकार के नेता इनकी बात नहीं सुनते होंगे। ये 5 साल डबल इंजन की सरकार रही, इनकी बात नहीं सुनी। हो सकता है कि हमारी बात सुने। जी, ठीक है कि इन्होंने अभी तक हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमने अपने संसाधनों से स्पेशल रिलीफ पैकेज बना दिया 4500 करोड़ रुपए का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र से भी जब डबल इंजन की सरकार थी कुछ पैसा लाने में सफल नहीं हुए। जी, मैंने कहा है कि हमारा जो क्लेम बनता है, जो आपदा के बाद मिलता है, जिस भी स्टेट में आती है, चाहे केंद्र में किसी भी सरकार की हो, वो कंपलसरी है देना। हमने कहा कि उसको आप जल्दी दे दीजिए। एक तो आपदा के बाद जो हमने क्लेम 9700 करोड़ रुपए का भरा है, उसमें 600 हमने कहा कि आप हमारे को आधा तो दीजिए। फिर इसके बाद आपदा से लड़ने के लिए भी एक क्लेम और पैसा मिलता है जिसको PNDA बोलते हैं, PDNA, पोस्ट डिजास्टर नेचुरल असेसमेंट ना, उसकी भी मैं बात करके अभी आया हूँ। तो निश्चित तौर से मेरा मानना है कि हम सरकार को जब हम तर्कों के आधार पर केंद्र की सरकार को बात रखते हैं तो हमारी बात सुनते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत राजनीति करके स्पेशल रिलीफ पैकेज के समय जब आपदा प्रभावित परिवारों के साथ केंद्र की सरकार ना खड़ी हुई, ना संसद खड़े हुए, ना भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, इस बात का मुझे ज़रूर मलाल है, दुख भी है। जी सर, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वैसे नेचुरल क्लैमिटी से उभरने के समय में भी आपने एक स्टेप फॉरवर्ड करते हुए 7-7 लाख रुपए देने की बात करी, वो अप्रिशिएबल है। लेकिन यहाँ पर इस समय एक वर्ग है, लेकिन इस समय पर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा देखने को नजर हमारे हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर मैंने अन्य राज्यों से बहुत कम है। जो इस प्रकार की स्टोरी प्लांट की गई है वैसी है नहीं। 15,000 रोजगार तो हमने अभी सरकारी क्षेत्र में निकाल दिए और मार्च अप्रैल तक इनके सबके रिजल्ट भी निकल जाएंगे। तो इससे ज़्यादा रोजगार तो एक सरकार ने कभी भी नहीं निकाले। और जितने रिजल्ट पेंडिंग थे सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के, वो भी हमने निकाल दिए। वहाँ भी जो लोकसभा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेक्चर प्रोफेसरों के इंटरव्यू थे वो भी सारे हमने निकाल दिए। तो तकरीबन इसी साल हम 20,000 लोगों को सरकार में रोजगार दे रहे हैं। 10,000 हम IPH में दे रहे हैं, 2,000 हम आपके वन विभाग में दे रहे हैं, 1,250 हम पुलिस में दे रहे हैं।
800-900 के करीब हम स्टाफ नर्सिस की अभी पोस्टें निकालने जा रहे हैं। जी। बहुत लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जी। ये सब वो रोज़गार है जो हमने अपनी समझ के साथ सब पोस्टों की वैकेंसी लाने के बाद निकाल रहे हैं। जी। बहुत से स्कैम्स या कहें एक तरह से इस तरह की चीज़ें सामने आई कि पेपर लीक हो रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, और आपने उसके भंग भी किया। अब नया जो यहाँ पर राज्य आप कर्मचारी चयन आयोग बना रहे हैं, उसमें कितना समय लग जाएगा और कब वो फंक्शनिंग हो जाएगा, कहाँ तक का स्टेटस उसका है? जनता ये जानना चाहिए जो बच्चे टेस्ट्स के यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। वो तो 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर वाली कंपनी से हमारी बात हो रही है जी। अब कंप्यूटर के टेस्ट करवाने तो 2 लाख कंप्यूटर चाहिए, तो सब चीज़ों से हम बात कर रहे हैं। लेकिन उनको घबराने की जरूरत नहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने आदेश दे दिया और सारे टेस्ट करवा रहे हैं। ओके जी। भारतीय जनता पार्टी कर्जे को लेकर के सरकार को खूब यहाँ पर घेर रही है। वो हवाला दे रहे हैं कि सरकार ने 12 महीनों में 12,000 करोड़ कर्जा ले लिया है और कर्जे के बोझ में डुबा दिया है। कभी वो किसी आरटीआई का हवाला दे रहे हैं, कभी किसी और चीज़ का हवाला दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है सर? कितना यहाँ पर अभी तक कर्जा लिया गया है? जनता को क्या? जहाँ तक कर्जे की बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जहाँ तक कर्जे की बात है तो कर्जा 2022-23 में 14,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने लिया जी। उस समय 1 महीने के बाद हमारी सरकार थी जी। लेकिन कर्जा ये ले चुके थे जी। और 2023-24 में हमारे पास 6600 करोड़ रुपया ही कर्जे की लिमिट है। उसमें से 4100 करोड़ रुपया हमने लिया है। ओके। जो बिंदल जी बता रहे थे ना, वो 22-23 के कागज निकाल के बता रहे थे। उस समय हमारी सरकार बनी थी, पर कर्जा जो हो ना सैंक्शन पहले होता है जी। तो 14,000 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने कर्जा लिया क्योंकि चुनाव जीतने थे, और चुनाव जीतने के लिए 14,000 कर्जा 1 साल में लिया। हमारी तो ओपीएस लागू होने के बाद जो कर्जे की लिमिट हमें ओपीएस ना लागू करने के कारण बढ़ी हुई थी, वो भी 1780 करोड़ रुपये हमारे कट गए जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक्सटर्नल बोरिंग होती है जिसको बाहर सरकार अनुमोदन करती है, जो वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता है, जो जायका से पैसा मिलता है, जो एएफडी से पैसा मिलता है, जो एडीबी से पैसा मिलता है, वो भी उन्होंने क्या किया, इनके समय कोई लिमिट नहीं थी। अब हमारे समय कह दिया कि 3 साल में सिर्फ 2900 ही करोड़ रुपया ही ले सकते हैं। तो क्या केंद्र जकड़ने की कोशिश कर रहा है? केंद्र किसी न किसी प्रकार से जकड़ने की कोशिश करता है और कर रहा है। यहाँ हमारी लड़ाई उनसे बातचीत चल रही है और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर एक तरह से विपक्ष को कि जो आपका आंकड़ा है वो बिल्कुल गलत है और जो 6600 आप बता रहे हैं वो एक्यूरेट। 2023-24 का मेरा आंकड़ा 6600 करोड़ रुपए का बिल्कुल सही है। मैं सरकार में रह के ये बात कह रहा हूँ जी बिल्कुल। और 2022-23 में जो 14,000 करोड़ है वो आपकी सरकार से पूछिए जी। बिंदल जी को तो बेचारों को बिना फजूल के मंत्री पद से हटा दिया क्योंकि उनकी आंतरिक राजनीति थी। जी। पर प्रदेश अध्यक्ष तो कुछ तो बोलना पड़ेगा जी। उनके साथ अन्याय तो किया नहीं पिछली सरकार ने जी। वो तो आंतरिक राजनीति से किया, उन्होंने उनको निकाल दिया। जी। पूर्व की सरकारों की बात करें तो उन्होंने 1 करोड़ों खर्च करके धर्मशाला में एक इन्वेस्टर मीट करवाई थी जिसमें निवेशकों को बाहर से बुलाया गया था और खूब बड़े लेवल पर उसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। अब आप सुनने में आया कि अगले हफ्ते दुबई जा रहे हैं शायद निवेशकों को अट्रैक्ट करने या कुछ इस सिनेरियो से। क्या पिछली सरकार में इस तरह की कमी रह गई? किस तरह से आप उस इन्वेस्टर मीट को देखते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग्स को देखते हैं? मैं इन्वेस्टर मीट नहीं करवाना चाहता। इन्वेस्टर मीट में 36 करोड़ रुपया खर्च हुआ है इन लोगों का। मुकेश अग्निहोत्री जी ने ठीक ही तो बोला वहाँ विधानसभा में कि 36 करोड़ में तो वो क्या खाना ही खा गए और टेंट ही लगा गए और जनमंच ही करते रहे। तो किसके काम आया वो इन्वेस्टमेंट मीट जो इन्होंने धर्मशाला में करवाई? प्रदेश की संपदा को लुटा दिया इन्होंने। मैं बताऊं कैसे लुटाया इन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहेंगे। सतलुज जल विद्युत निगम के साथ इन्होंने समझौता किया धौलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट का, जो कि मेरे विधानसभा क्षेत्र नदौन में है। लूरी का समझौता किया स्टेज 1 का, सुन्नी का किया और क्या कहा कि इसको ताउम्र हमने SJVNL को दे दिया। जो पहले 12 साल में 12% फ्री रॉयल्टी मिलती थी जी।
उसको भी इन्होंने डेफर कर दिया। जी कहा कि पहले 12 साल में आपको 4% फ्री रॉयल्टी मिलेगी, राइट। जी और बाकी की 8% आपको 12 साल बाद मिलेगी, जी राइट। और लाडा ख़त्म कर दिया उन्होंने। और जो इस पावर प्रोजेक्ट के बनने से जीएसटी मिलना था, जो स्टेट का जीएसटी का शेयर था, वो भी ख़त्म कर दिया, जी राइट। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि 40 साल बाद आपको हम सिर्फ 25% फ्री रॉयल्टी देंगे। हमने कहा हम 40 साल तक कौन इंतज़ार करेगा, और ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें जीवन भर के लिए दे दीजिए। मैंने उस पर अभी स्टैंड लिया हुआ है। ये क्या, इन्होंने इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट नहीं किया, बगैर पूछे इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा दिया। हमने कहा कि आपने इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट नहीं किया, उस आधार पर हम ये कहने जा रहे हैं कि आप हमारे को जो हमारी नई ऊर्जा नीति है उसके तहत पहले 12 साल में 20% दीजिए, 12 से 30 साल में जो अगले 18 वर्ष है उसमें 30% दीजिए, और 30 से 40 साल में 40% दीजिए, और 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल को वापस कीजिए। अगर युवा पीढ़ी को, आने वाली भविष्य की युवा पीढ़ी और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है तो इस प्रकार के हमको समझौते करने पड़ेंगे, तब ये आगे आएगा। तो इन्होंने तो वो बेचा इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर। तो इस ढंग के अगर ये काम करेंगे तो कौन प्रदेश की संपदा को लुटा रहा है? इन्वेस्टमेंट मीट नहीं है। मैं जो जा रहा हूँ, मैं मीट करने नहीं जा रहा, मैंने कहा कि आप आओ और इन्वेस्टमेंट करो। तो मुझे उन्होंने न्योता दिया था जी, और अभी उनके एम्बेसडर यहाँ आए भी थे, मुझसे दिल्ली मिलने भी चाहते थे, लेकिन मैं कुछ बीमार हो गया। उन्होंने मुझे न्योता दिया, तो वहाँ जो हिमाचल के इंडियंस हैं वो हैं, उनको न्योता देंगे। और हम 2 सेक्टर में, मैं क्लियर करना, हाइड्रो और टूरिज़्म में हम ज़्यादा खर्चा करवाना चाहते हैं। जी सर, यदि यहाँ पर बात करें आपके सख्त फैसलों की, आपने वाटर सेस की बात यहाँ पर करी, विभिन्न बिजली कंपनियों पर सेसेस की बात की, साथ ही मैं पंजाब से शानन वापस लेने की यहाँ पर बात कही। वैसे यदि सरकार की हम बात करें तो निवेशकों को लोग मतलब लुभावने पैकेजेस वो देते हैं, लेकिन आपने सख्त फैसले लिए हैं कुछ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा का ये भी आरोप है कि कांग्रेस ने निवेशकों को, उद्योगों को भगाने का प्रयास किया है या भगाया है। कोई नहीं भागा। और दूसरी बात है, जो सबसे पहले तो फैसला जो हमने लिया, जिसका थोड़ा बहुत विरोध हुआ, जब हमने एमएलओ का हिमाचल सदन और हिमाचल भवन और चंडीगढ़ हिमाचल सदन में और रेस्ट हाउसों में जो आम आदमी से हम पैसा लेते थे उसके बराबर कर दिया, तो थोड़े एमएलए उन्होंने उसका ज़रूर विरोध किया, लेकिन वो भी सब सेटल हो गया कि जब आम आदमी के लिए हम 500 रुपये लेते हैं तो हम भी 500 रुपये देंगे, हम भी पब्लिक के प्रतिनिधि हैं। जी, जो वाटर कमीशन की बात है, वो लोगों का अधिकार है, हिमाचल के सरकार का अधिकार है, हिमाचल के लोगों का अधिकार है। 10 साल में एक पावर प्रोजेक्ट फ्री हो जाता है। अब 10 साल बाद हमको क्या मिलता है? 1000 करोड़ रुपया वो कमाते हैं और हमको 100 करोड़ रुपया दे के बोलते कि आप बैठिए। जी, कम से कम फ्री होने के बाद तो हमारे को फ्री रॉयल्टी में बढ़ोतरी कीजिए। हम इस तरह के पावर प्रोजेक्टों के में समझौता कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वाइल्ड फ्लावर का भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि आपने एकदम से सख्त इस पर जो है वो फैसला ले लिया, एक्शन ले लिया। देखिए, वाइल्ड फ्लावर हॉल से हमारा समझौता हुआ था जी, कि हम आपको लीज मनी देंगे, रेवेन्यू शेयरिंग देंगे। 22 साल से कुछ नहीं दे रहे हो। फॉर लास्ट 2 years दे आर नॉट गिविंग अस इवन ए सिंगल पेनी। एक भी पैसा नहीं दे रहे। पिछली सरकारों ने कुछ भी एक्शन उसमें नहीं, तो हमने उसको लड़ा, कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया। हमने वहाँ सवेरे 8:30 से लेकर 3 बजे तक हमने वहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन उसी हमारे जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है उसको स्टे कर दिया हमारे इसी कोर्ट ने। जी। तो जैसे ही फैसला आएगा हम उसको टेक ओवर करेंगे या हमारे हिमाचल के लोगों के पैसे वापस करें। तो उस दृष्टिकोण से भी हम काम कर रहे हैं। जी, नई सरकार बनी सर, व्यवस्था परिवर्तन देखने को मिला, खूब देखने को मिला, लेकिन जनता को एक चीज़ समझ नहीं आई, और वो चीज़ ये कि ना डीसीज बदले, ना एसपीज बदले, ना अधिकारी बदले। जो पहले होते थे वही अधिकारी कंटिन्यूटी में लगे हुए हैं, जो पहले डीसीज जहाँ पर थे, जो पहले एसपीज थे, वो वहीं पर अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। तो क्या आपने व्यवस्था परिवर्तन की ये जो पारंपरिक रणनीति बदली है या कुछ और मायने हैं इसके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, ये तो 5 साल बाद आना है।
जी अधिकारी तो वहीं रहेंगे। जी तो हमने अधिकारियों से काम लिया। अधिकारी बदलना ना बदलना ही एक व्यवस्था परिवर्तन है। जी ये भी व्यवस्था परिवर्तन ही है कि हम अधिकारियों से काम ले रहे हैं और अधिकारियों से काम लेकर आम लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। हमने किसी ने सोचा था जब भारतीय जनता पार्टी जनमंच लगाती थी और अधिकारियों को डांटती थी तो क्या क्या किया उन्होंने जनता की वेलफेयर के लिए? हमने इन्हीं सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि राजस्व लोक अदालत लगाइए और उसके इंतकाल करिए, उसकी तकसीम करिए। और मैंने उन्हें टारगेट फिक्स किया कि हर महीने की अंतिम तारीख या पहली 2 को राजस्व लोक अदालत लगेगी। 45,000 म्यूटेशन के केस सेटल किए गए। पहले आम नागरिक, गांव का ना आदमी, किसान पटवारी के चक्कर लगाता था कि वहाँ जाता था, कानून के चक्कर लगाता था। आजकल क्या हो रहा है कि पटवारी और कानून जिनके इंतकाल होने उनके चक्कर लगा रहे हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन है, जनमंच नहीं है। ये काम करने की परिस्थिति को दर्शाता है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना ज़रूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना ज़रूरी है। तो हमारी सरकार गवर्नेंस कर रही है और लोगों को राहत पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सर, क्रशर्स को लेकर अगर हम बात करें तो विपक्ष ने खूब घेरा कि सरकार, अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पर भ्रष्टाचार तक की बात कह दी कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें उसमें आई और विपक्ष ने खूब जम करके घेरा। क्रशरों पर आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि बहुत से इलीगल भी काइंड ऑफ यहाँ पर स्थिति, भ्रष्टाचार पर लाठी चलाई हमने। अगर क्रशर बंद करना भ्रष्टाचार है तो क्रशर खोलना क्या है? जो कानून के दायरे के अंदर रहेंगे वो क्रशर खुलेंगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। 100 करोड़ रुपए का इस रिवर बेसिन में जब मैंने क्रशर बंद करने की बात की तो मुझे पता लगा कि कम से कम 100 करोड़ रुपए का राजस्व को नुकसान हुआ, घोटाला हुआ है। अब कैसे हुआ? क्रशर की मालिक ने जो लीज ली थी वो लीज ख़त्म होगी जी। माइनिंग प्लान की जो माइनिंग प्लान बनता है उसकी वो भी ख़त्म होगी और जो एक दोबारा से 5 साल बाद कंसेंट ऑफ ऑपरेशन लेनी थी वो भी ख़त्म होगी और क्रशर चल रहे हैं जी। 3 चीज़ें ख़त्म होगी, क्रशर चल रहे हैं। तो एक नई योजना है कि कैप्टिव होगा जी। माइनिंग ऑफिसर ने बोल दिया कि आप यहाँ से क्रशर की रोड़ी उठा लो और इसको क्रश करते रहो। 2 लाख की रॉयल्टी अकाउंट में जमा करा दी और काम किया 20 लाख का जी। जब सरकार ने नियम बनाए हैं कि अगर माइनिंग प्लान ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी तब क्रशर चलेगा, EIA दोबारा करनी पड़ेगी तब क्रशर चलेगा। तो ऐसे तकरीबन 60 क्रशर्स की कुछ कहीं ना एक कमी है। हमने बोला उन कमियों को पूरा कर दो, क्रशर स्टार्ट करो। तो भ्रष्टाचार कैसे हुआ? भ्रष्टाचार पर ये लगाम लगाई गई है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि माइनिंग से जो नुकसान हुआ है, हमारी सरकार जिस तरह शराब में पिछले 4 साल 10% के हिसाब से वो रिन्यू करते रहे, राजस्व को नुकसान हुआ। हमने एक ही ऑक्शन में 840 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया शराब के ठेकों की नीलामी से। 500 करोड़ का वो और ये। उसी तरह जो माइनिंग में पिछले 50 साल से सिर्फ 200 करोड़ रुपए ही आ रहा है, आने वाले 1 साल में हम उसमें 500 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की 4 साल में कोशिश करेंगे। एक नहीं, 5-4 साल में जी। सर, आप वैसे बात कर रहे हैं पिछले अगले 4-5 सालों की सबसे समृद्ध राज्य बनाने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जिस दिन 1 साला जश्न इस नई सरकार का है, उसी दिन उन्होंने आक्रोश दिवस मनाने की बात कही है और वो कह रहे हैं कि सरकार किस चीज़ का जश्न मना रही है। जयराम ठाकुर जी ने स्पेसिफिकली बोला है कि यदि राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी आती है तो उन्हें लज्जा आनी चाहिए इस चीज़ पर कि वो हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। किस बात पर जश्न मनाया जा रहा है, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, आक्रोश दिवस मना रहे हैं जयराम जी और बिंदल जी को कुछ तो करके दिखाना है कि लोकसभा चुनावों से पहले कहाँ है, क्या किया आपने। क्योंकि बिंदल जी की कुर्सी के पीछे कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता पड़े हुए हैं, तो उनको तो कुछ करना ही पड़ेगा ना जी। बिंदल साहब को कोई पचा नहीं पा रहे हैं अभी तक, जो जयराम गुट है जी, वो नहीं पचा पा रहा है।
तो बिंदल साहब ने तो करना है बीइंग पार्टी अध्यक्ष होके। जयराम जी को ये लग रहा है कि अगर मेरे को लोकसभा का इलेक्शन लड़ाने को बोल दिया तो मेरे को भी कुछ काम करने हैं। तो वो विपक्षी पार्टी है, उसका दायित्व भी है। लेकिन ये लड़ाई में कोई, दोनों में ये रेस लगी है कि सरकार में अखबार के माध्यम से अपना ध्यान किस ओर आकर्षित करता, तो वो है तो उस ध्यान की तरफ आकर्षित करने की तरफ गए हैं। जी सर, आपने गुटों की यहाँ पर बात की है। यदि कांग्रेस की हम बात करें तो जब आपने शपथ जिस दौरान ली और सारा सिनेरियो रहा, कांग्रेस एकजुट एक रंग में दिखती हुई नजर आई। लेकिन अब बीच में यदा कदा कुछ नहीं, यदा कदा कुछ नहीं, इस तरह के, चाहे हम संगठन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, थोड़ा बहुत चलता है, वो थोड़ा बहुत चलता है, उसमें कुछ नहीं था। कुछ ऐसा नहीं है। कांग्रेस एकजुट है, तो सारे एकजुट है, आपको नजर आ रहा है जी। पिछले 1 साल से कोई ऐसी बात नहीं। कुछ पत्रकार महोदय हमारे शुभचिंतक है जो स्पेशल इस बात को लेकर चले गए, उन्होंने जनरल बात कर ली, वो भी हमें पता है। सर, यहाँ पर 3 MCs में कांग्रेस काबिज हुई है, बधाइयाँ दे देना चाहेंगे आपको। ये तो लोकसभा को लेकर कैसी तैयारी है आपकी? अब मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ यहाँ से। लोकसभा में तो अभी हम अपना काम कर रहे हैं, अभी हम राजनीतिक रूप से कोई कार्य नहीं कर रहे। लोकसभा के लिए अभी 4 महीने हैं। लोकसभा की चुनावियाँ उस समय के जो मुद्दे होंगे, मार्च अप्रैल में जो मुद्दे होंगे, उसके आधार पर होती है। धर्मशाला में सर जो 1 साला जश्न होने जा रहा है, इसमें आपकी यदि मैं बात करूं, आपने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा अनाथ बच्चों को दिया। वृद्धों को आपने बाहर जाने की बात कही कि उनको भी बाहर घुमाया जाएगा, 5 स्टार होटल्स में ले जाया जाएगा। चाहे आपकी अपनी 3 स्टार, यस बिल्कुल, और आपकी जो अपनी जमा पूंजी थी आपने वो भी अभी पीछे डोनेट दी। तो ऐसे में अब आपकी छवि एक दिलवाले मुख्यमंत्री के तौर पर उभर करके आई है। तो इस प्यार को आप किस तरह से देखते हैं और क्या ये प्यार आप धर्मशाला में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, आपदा के समय जो मैंने 51 लाख रुपए दिए जी, वो मैंने इसलिए नहीं दिए कि मैं कोई अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहता हूँ। मैं तो मुख्यमंत्री बन गया और वो वाइट इनकम को हमने पूरा अपने घर की जमा पूंजी को दे दिया। ठीक है जी। जब बच्चे अपनी गुल्लक में पैसा डाल कर जोड़ कर मेरे पास आए जी, उस गुल्लक में चाहे 5,000 है, 10,000 है, भावना क्या थी उनकी कि इस प्रदेश पर आपदा आई है जी। और इस प्रदेश में आपदा के समय हम छोटे बच्चे हैं, हमारी गुल्लक में हमें कभी माता ने 10 रुपये दिए, 20 रुपये दिए, 50 रुपये दिए, 500 रुपये दिया। वो फटाफट बच्चा अपनी गुल्लक में जोड़ता कि मैं इकट्ठा करूँगा, और आकर उसकी गुल्लक को जब हमने तोड़ते हैं और उससे पैसे निकाल कर आपदा में डालते हैं, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा भी ये दायित्व बनता था। मैंने अपनी पत्नी से बात की और कि मैं भी इस ऐतिहासिक, जो इतिहास में इतनी बड़ी आपदा आई है, इसमें मेरे भी थोड़ा योगदान दे, और मैंने उस योगदान को दिया। हालांकि मैंने जयराम ठाकुर जी जब उस दौरान भी हम कोरोना का में थे, काल में थे, तब भी मैंने 11 लाख रुपए जयराम ठाकुर जी को दिए। तो ये मेरे स्वभाव में भी है। ये मैं अभी से नहीं, पहले स्कूल टाइम से भी मैं करता आता हूँ कि मैं थोड़ा सा कभी किसी को दान दूँ, कभी कहीं देता रहूँ, मैं देता आया हूँ। लेकिन इस समय तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर था जी, तो मेरा ये मन था कि मैं सारी जमा पूंजी इस पर दे दूं, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते अगले महीने फिर और सैलरी आ सकती है जी जी, तो उसमें कोई बात नहीं है। तो हम 2 जने हैं, 2 बेटियां हैं, कोई ज़्यादा खर्चा हमारा है नहीं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दैट्स वेरी नाइस। दिल वाले मुख्यमंत्री, किसी को पानी वाले की परिभाषा मिली, किसी को सड़क वाले की, आपको दिल वाले मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है आपको? मैं तो बिल्कुल साधारण सा आदमी हूँ, आम परिवार से निकलकर राजनीति की है। मेरे परिवार में किसी ने राजनीति नहीं की थी, मैं बचपन से राजनीति करके यहाँ पहुँचा हूँ, संघर्ष करके पहुँचा हूँ। हम तो साधारण नहीं रहना चाहते, और दिल वाले का मतलब ये नहीं है। अब बताइए कि 1.5 लाख में केंद्र सरकार अगर हमें मदद कर देगी तो 1,30,000 रुपया पक्के मकान बनाने के लिए देगी जी। वॉशरूम नहीं बनता इससे। बिल्कुल, मैं अंत प्रश्न इसी पे आ रहा था सर कि आपने 7-7 लाख रुपए देने की बात की, ये इंस्पिरेशन कहाँ से? नहीं तो मैंने देखा है, हम जब बेचारा, हमने तो उनको भी देने की बात की जिसका घर 2 लाख रुपए का बना हुआ था, उसको भी 7 लाख, क्योंकि उसका कच्चा घर था। तो वो मैंने कहा ज़िंदगी भर क्या वो
कच्चे घर में ही रहेगा, उसे पक्का घर बनाना, उसको भी 7 लाख रुपए देने की बात की। 7 लाख के अलावा ये मेरे को लगता है 10 लाख तक होगा, क्योंकि हमने बिजली का कनेक्शन फ्री देना है, पानी का कनेक्शन फ्री देना है, 280 रुपये प्रति बोरी सीमेंट भी देना है जी। तो ये मेरा ये मन था कि जिसका घर टूट जाता है और बड़े अरमान से होता है, उसका घर का अपना कमरा होता है, अपना ढंग से रहना होता है, कई रातें उसने उस घर के में बिताई होती है जी। और जब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाए, जो 4000 मकान हमारे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, तो वो 1.5 लाख रुपए में नहीं बनेगा। मैंने कानून बदल दिया, मैंने नियम बदल दिया और उनको 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। आज वो खुशी महसूस कर रहे हैं। 16,000 इस आपदा में हमारे लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें से तकरीबन हमने सभी को आर्थिक सहायता दे दी है और 11 तारीख को कांगड़ा में देंगे और फिर उसके बाद 17 तारीख को शिमला में भी मेरा प्रोग्राम है। को लेकर प्रदेश में खूब हम कह सकते हैं एक्साइटमेंट है कि क्या प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार इसी साल होगा जी, और निश्चित रूप से इसी साल होगा। 1 साल में बड़ा छोटा मंत्रिमंडल है जी, और आने वाले समय में जो जिन जिलों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। क्या तीनों के तीनों फिलअप हो जाएंगे या एक आध कोई खाली रहेगा या किस तरह से? देखिए, ये तो हाई कमांड तय करता है कि तीनों भरने हैं, 2 भरने हैं, या मिनिस्ट्री को रिशफल करना है, किसी को ड्रॉप करना है, ये सब चीज़ें हाई कमांड करता है जी। मुझे अभी हाई कमांड की चिट्ठी नहीं आई, जैसे ही चिट्ठी आएगी मैं आपको बताता हूँ। जी जी, बिल्कुल सही। आपको बता दें, सरकार की तरफ से 4500 करोड़ का अपने लेवल पर एक विशेष पैकेज दिया गया आपदा के दौरान। सरकार का कहना है कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिली तो हम अपने रिसोर्सेज को जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे और अपनी जनता के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दिलवाले मुख्यमंत्री जिनको नाम मिला है, वो मौजूद थे। सर, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर्चून रिपोर्टिंग। मैं हूं मनोज ठाकुर और इस खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारा साथ दिया राजीव चौहान, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी और साथ ही में विक्रांत बदन ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।